लेकिन सर, अगर ये शिया वर्सेस सुन्नी हो गया, जो कि होता नजर आ रहा है, जो ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर अटैक किए गए, तो ईरान के साथ कितने देश होंगे, कौन कौन से देश होंगे? ईरान अगर अकेला होगा, और ये तमाम जितने देश हैं, बहरीन से लेकर कतर और यूएई, तमाम जिन पर अटैक्स हो रहे हैं, अभी मैं पढ़ रहा हूं दुबई का एयरपोर्ट इनडेफिनेटली बंद कर दिया गया है, तो ये क्या अमेरिका के साथ होंगे? अगर अमेरिका के साथ नहीं होंगे तो गौरी शंकर गुप्ता, इसका फिर आगे फ्यूचर क्या? मतलब ईरान के साथ कौन है आज की तारीख में? क्योंकि ईरान नहीं, मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर 8 से 9 देशों पर यूएस के मिलिट्री बेसिस पर अटैक कर दिया, तो ईरान के साथ कौन? और आज की डेट में किसका पक्ष ज्यादा मजबूत? गौरी शंकर जी। देखिए अमन जी, मेरे को नहीं लगता ईरान के साथ कोई भी आएगा। तो इनडायरेक्टली चाइना और रसिया थोड़ा सपोर्ट जरूर तुर्की करेंगे। भी, तुर्की। वो स्टेटमेंट्स इश्यू करेंगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्टेटमेंट देंगे। और हो सकता है थोड़ा उनको स्पेयर पार्ट्स वगैरह या कुछ टेक्नोलॉजी के लिए कुछ लोगों को वहां भेजें। जी। इससे ज्यादा वो कोई वार में कूदने वाले नहीं है, दोनों के दोनों देश। जो चाइना जो है वो तो कभी भी ऐसे वार में कूदेगा नहीं। उसको पता है कि वो उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को खराब करेगा। और रसिया के पास कैपेबिलिटी नहीं है, अभी वो ऑलरेडी 4 साल से यूक्रेन वार में लगा हुआ है। के रिसोर्सेज वहाँ खत्म हो रहे हैं, उनके जो जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट है वहाँ खत्म हो रहे हैं। तो ये ईरान को और कहीं से कोई आशा नहीं करनी चाहिए कि कोई उनको सहयोग मिलेगा। वो अपनी ही क्षमता के ऊपर जो कुछ कर सके वो करेंगे। हम्म। और मेरे को लगता है कि वो 5-6 दिन से ज्यादा इसको चला नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका अल्टीमेटली जो मिसाइल्स का स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा। हम्म। और मेरे को लगता है कि आज रात को बहुत हैवी बम्बार्डमेंट होगा यूएस की तरफ से। और उसके अंदर उनके जितने भी एयर बेसेज हैं उनको वो डिस्टेबलाइज कर देंगे या डिकैपेसिटेट कर देंगे। उसके बाद जो है ईरान के पास क्षमता नहीं रहेगी एयर एयरपोर्ट्स को चलाने की या एयर डिफेंस को आगे बढ़ाने की। उनके रेडार सिस्टम तो वैसे भी काम नहीं करते हैं, बड़े डिफेक्टिव हैं। पिछली बार भी आपने देखा, अमेरिका के बॉम्बर्स आराम से चले गए थे, कोई पता भी नहीं लगा कि क्या हुआ। तो ये सब चीजें मेरे को देखने से लग रही है कि ईरान की क्षमता काफी कम है। वैसे भी उनके ऊपर सैंक्शंस काफी वर्षों से चली हुई है। उन सैंक्शंस की वजह से उनकी स्थिति बहुत खराब है। और उनका जो व्यापार है वो भी बहुत काफी नीचे गया हुआ है। हमारे भी देखिए आप, हमारा करीब नहीं तो 20 ऑप्शन बिलियन क्या है डॉलर फिर? का मतलब इंपोर्ट मैं, एक्सपोर्ट था ईरान के ईरान के पास साथ, ऑप्शन क्या है वो सर? घट के जो है 1 मतलब बिलियन इसको, से कम रह क्योंकि गया। ईरान ऐसा नहीं है कि ईरान जो है वो कहीं नी डाउन या तो घुटनों पर आ रहा है या फिर वो सरेंडर के मूड में है, बल्कि ईरान की तरफ से तो रिटेलिएट किया गया, एक्शन लिया गया, अटैक्स किए गए, इसराइल पर भी अटैक किए गए, मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर अटैक्स किए गए हैं। और फिर ऑप्शन फिर ईरान के पास क्या है? अगर एस्केलेट होगा तो पिटेगा या पीटेगा, क्या हो प्रोफेसर जोशी? देखिए, मैं एक दूसरा एंगल ऐड करती हूँ। हम डिप्लोमेटिकली समझे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर रिजीम चेंज हो जाता है, तो जो भी नया जो भी बैठेगा वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस रहेगा, और वो पपेट रहेगा ट्रंप का और अमेरिका का। और यदि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कंट्रोल कर लेता है, जिसकी बार बार जिसको चोक करने की धमकी जब ईरान देता है, तो पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि अच्छा, मैं यहाँ से प्रोफेसर लगभग जोशी, बीस मुझे प्रतिशत 30 ऑयल एंड सेकंड गैस की दीजिए, सप्लाई जाती मुझे 30 सेकंड दीजिए, है। क्योंकि जी। जिसका आपने जिक्र किया ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो समुद्री गलियारा है, बेसिकली इसको एनर्जी रूट कहा जाता है। ये हॉर्मुज के समुद्री गलियारे को मैं एक बार, जिसका भी प्रोफेसर जोशी ने जिक्र किया, ये नक्शे के जरिए समझिए। मतलब जहां उत्तर की तरफ ईरान है, इसको समझिए, यानी कि नॉर्थ की तरफ ईरान है और साउथ की तरफ ओमान और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा, ये जो है ना, ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री गलियारों में से एक है, ये हॉर्मूज। इसी गलियारे से दुनिया का, पूरी दुनिया का 30%, 30% तेल और गैस की सप्लाई होती है। हॉर्मूज गलियारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को ये जोड़ता है, कनेक्ट भी करता है। और कुछ अनुमान है, कुछ आंकड़े हैं कि यहां से हर रोज 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, जिसका भी आरएसएन सिंह जिक्र कर रहे थे ना, कि ये पूरी लड़ाई तेल और संसाधनों की, एनर्जी की है। और ये जो यहां से 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, इसीलिए इसे एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है। प्रोफेसर जोशी इसको और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। ये जो हॉर्मूज समुद्री गलियारा है ना, ये इसी पर नियंत्रण की लड़ाई है मैन, प्रोफेसर जोशी।
ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एनर्जी लाइफलाइन कहते हैं हम। यहाँ से दुनिया का 25 से 30% ऑयल एंड गैस सप्लाई होता है पूरी दुनिया को। हाँ। और पश्चिम एशिया की ओर देखें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और भेजने वाला देश है ऑयल एंड गैस को, इंक्लूडिंग Yes. ईरान। ईरान से लगभग हर दिन अगर देखें तो 20 से 21 मिलियन बैरल ऑयल जाता है पूरी दुनिया को। अब अगर इस पे अमेरिका का नियंत्रण हो गया, अमेरिका ने यदि अपनी पपेट गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश कर ली, तो जो भी व्यक्ति बनेगा वो कोई युद्ध जीत के या कोई इलेक्शन जीत के तो बनेगा नहीं, वो तो ट्रंप की वजह से बनेगा। पहल भी बन सकते हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, यदि ऐसा होता है तो मैं ये हाइपोथेटिकली बता रही हूं। अगर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अमेरिका का नियंत्रण हो गया तो फिर चीन के क्या हाल होंगे आप ये समझिए। और यदि ऐसा हो जाता है तो रशिया और चाइना के हवाले से हम देखें कि जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव हमको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पावर यूएस के फेवर में हमको टिल्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यदि हम इस दृष्टि से देखें तो यहां भारत को मुझे कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। जो लगातार हम बार बार बात कर रहे थे, हम इसे डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटेजिकली समझें कि ये गलियारा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको बार बार बंद करने की धमकी, चोक करने की धमकी ईरान देता है। और अगर ईरान ने ऐसा किया तो पूरी दुनिया की आंख की किरकिरी बन जाएगा। यही कारण है कि अपने टॉर्पीडो, सबमरीन्स, अपनी मैरीटाइम प्रेजेंस इस तरफ बढ़ाई है ईरान ने, पर अभी तक इसको चोक करने का काम ईरान ने नहीं किया है। दूसरा इकोनॉमिक रीजन भी है। यहां से जो ऑयल एंड गैस ईरान खुद सप्लाई करता है वो डिसरप्ट होगा, तो ईरान के पास पहले ही इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो ईरान को और चैलेंजेस हो सकते हैं। इसलिए ये भी एक लड़ाई का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और ये सीधी सी बात है, अगर इजराइल और अमेरिका को सरेंडर करना होता तो वो शुरुआत ही क्यों करते कर्नल दानवीर? क्योंकि आई ब्लिंक कौन करेगा? मतलब पहले, क्योंकि अगर ये करना होता इजराइल और यूएस को तो फिर ये शुरुआत ही क्यों करते? उन्हें तो पता था ये जो है रिटेलिएशन होगा, एस्केलेट होगा, आगे बात बढ़ेगी, लेकिन आगे की भी सोच कर अटैक किया गया होगा। ये इतनी भारी संख्या में वहां पर फौजों का जमावड़ा है ईरान पे। जितना अमेरिकन फोर्सेस आज मौजूद है इस रीजन के अंदर, इतना तो इराक के ऊपर जब हमला किया था तब नहीं था। ओके, तो अगर इस तरीके से है तो क्या ये सिर्फ वहां पे मछली पकड़ने गए हैं क्या? वहां पे ऐसा नहीं है, उनका एक मकसद बहुत क्लियर है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हमास के हमले के बाद ये तय हो गया था कि ये रेजीम एक ना एक दिन खत्म होगी। कब होगी उसका टाइम प्लान निर्धारित किया जा रहा था, काबिलियतें अपनी जो है बनाई जा रही थी, इंटेलिजेंस गैदर किए जा रहे थे। और आप देखें बिल्कुल तरीके से धीरे धीरे करके आप उस स्टेज तक पहुंच गए हैं कि अब रेजीम चेंज ऑलमोस्ट तय है। तो क्या आपको लगता है कि इजराइल और अमेरिका अब ब्लिंक करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अगर आप ब्लिंक कर गए तो फिर तो खेल खत्म हो गया अमेरिका का। और अमेरिका ऐसे अपने हाथ से ये अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देगा। कितने दिन टिक पाएगा आपके हिसाब से? कितने दिन? अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कितने दिन टिक पाएगा। और ईरान के खिलाफ ये जंग नहीं है, याद रहे, ये जंग है ईरानियन रिपब्लिक IRGC और खामेनेई के रेवोल्यूशनरीज के खिलाफ। उस रेवोल्यूशन के खिलाफ ये जंग है जिसने कट्टर इस्लामिक वर्जन यहां पर स्थापित किया। 60 स्कूली बच्चे मरे हैं। बिल्कुल मतलब गलत सही है, वो बिल्कुल गलत डैमेज है जो भी है, लेकिन 60 स्कूली बच्चे मरे जो कि गलत है, बट दुखद है। वो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बच्चों के ऊपर ये हमला हुआ है, ये बहुत सैड है। प्रेशर पे कौन होगा कौन नहीं होगा, मैं RSN सिंह से जरूर समझूंगा इस चीज को। और जो बार बार वो कह रहे हैं 7 अक्टूबर का कनेक्शन, हमास का कनेक्शन, वो क्या कनेक्शन है? और पहले घुटनों पर कौन आएगा? ईरान के पास क्या ऑप्शन है? RSN सिंह, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे 1 से 2 मिनट दीजिए, क्योंकि इजराइल के अटैक में ईरान को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन साहब, वादे के मुताबिक ईरान ने जब पलटवार किया तो उसने 80 मिनट के अंदर अंदर ऐसे 8 देशों को निशाना बनाया जहां अमेरिका के अड्डे हैं, यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं। ईरान ने कहा कि वो खाड़ी देशों ने अमेरिकी सेना के नेतृत्व और अस्तित्व को पूरी तरह से वो खत्म कर देगा, क्योंकि उनके देश की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हो रहा है। इसलिए ईरान ने मिडिल ईस्ट के उन देशों पर अटैक कर दिया। ईरान की मिसाइलें उड़ी और जमकर फटी। ईरान ने बता दिया वो कमजोर नहीं, बल्कि इजराइल और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा था। तेल अवीव में धमाकों से दहल गया इजराइल।
हाइफा में मिसाइल अटैक, इजराइल का नेवातेम बेस भी टारगेट पर। ईरान ने 80 मिनट के अंदर 8 देशों पर किया हमला। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि पूरी दुनिया हिल गई। नेतन्याहू के हमले के जवाब में सबसे पहले इजराइल पर हमला, फिर इजराइल के मददगारों पर हमला, जॉर्डन पर हमला, बहरीन में अटैक, यूएई पर भी गिरी ईरान की मिसाइल, कतर पर ईरान का हमला, सऊदी अरब के मिलिट्री